आज के हमारे पॉडकास्ट में खास मेहमान हैं एसएल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश पाटीदार। डॉक्टर राकेश पाटीदार की कहानी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। हमारे ही प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव के किसान परिवार में पैदा होते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद एक सपना देखते हैं। सपना ये कि हमारे जिले में एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जो तमाम सुविधाएं दे। आज के पॉडकास्ट में आप यही कहानी जानेंगे, कैसे सपने देखे जाते हैं और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या किया जाता है। चलिए जानते हैं इस खास पॉडकास्ट में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। ये सर आपके बारे में बताइए, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलना उसके लिए पूंजी भी बहुत सारी चाहिए। बैकग्राउंड कैसा रहा सर आपका? वैसे मैं प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव छोटी सादड़ी तहसील में है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरा पूरा परिवार खेतीबाड़ी करता है, किसान फैमिली है। हाँ। और पूरे परिवार में हमारे पूरे परिवार में कोई भी गवर्नमेंट नौकरी में या किसी भी इसमें नहीं है। तो एक साधारण परिवार से निकल के मैंने अपना स्कूलिंग जो है वो भी प्रतापगढ़ से ही की, हायर सेकेंडरी स्कूल से। ये लगभग सन 2000 की बात है, तब मैं स्कूल से पास आउट हुआ था यहाँ से। ओके। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBBS और MD करने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट में भी अपनी सेवाएं दी है 3 साल। अच्छा। और उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज उदयपुर में भी मैंने 5-7 साल अपनी सेवाएं दी। और चूंकि मैं यहीं पला बड़ा, इसी एरिया में प्रतापगढ़ में हम बड़े हुए, तो यहाँ की चिकित्सा संबंधी सुविधाओं पे शुरू से ही मैं बहुत ही ध्यान दिया करता था, काम किया करता था कि किस तरह से हम लोगों को यहाँ परेशानी आती है। यहाँ तक कि छोटे छोटे केस के लिए लोगों को बाहरी जिलों में या तो उदयपुर जाना पड़ता था या कुछ छोटे बड़े काम के लिए नीमच मंदसौर भागना पड़ता था। तो ये एक बहुत ही आम समस्या थी। जब मैंने अपने करियर में 10-12 साल मैंने अपने आप को नौकरी वगैरह भी की, मैंने मेडिकल कॉलेजों में मैं एज ए रेजिडेंट डॉक्टर काम किया। और मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि हम जो बाहर मेट्रो सिटीज़ में काम कर रहे हैं, इसका हमारे ज़िले को किस प्रकार बेहतरीन लाभ मिल सकता है। तो मेरे फिर ये मन में आया कि मुझे अब एक इनफ जो होता है कि नॉलेज लेना, समझना, मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस होना, वो सब होने के बाद मैंने सन 2019 में यहाँ पर एक हॉस्पिटल की नींव रखी। और चूंकि किसान फैमिली थी तो सब तरह के फाइनेंशियली टास्क आते हैं। मेरे मन में ये था कि अब कैसे प्रतापगढ़ ज़िले से मरीजों को बाहर जाने से रोकना। सही बात है। उसका पहला ये होता है कि हम यहाँ जब तक बीमारी नहीं पकड़ पाएंगे तो हम मरीज को बाहर जाने से नहीं रोक पाएंगे। ठीक है। तो बीमारी पकड़ने के लिए चाहिए होते हैं संसाधन, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी मतलब कि इक्विपमेंट ज़रूरी होते हैं, वो चाहे पैथोलॉजिकल लैब हो, चाहे वो CT स्कैन हो, इको हो, सोनोग्राफी हो, बेसिक सुविधाओं के बारे में हमने सोचा। और फिर हमने एक बेस्ट सेंटर के तौर पर अपना एक प्रोजेक्ट बना करके और हमने एक ऐसे हॉस्पिटल की नींव रखी जिसमें कि सब कुछ एक छत के नीचे हो। मेरा ये मानना था कि अगर हम लोगों को एक छत के नीचे सब कुछ दे पाते हैं तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैक्सिमम मरीजों का काम एक ही छत के नीचे हो पाएगा। तो इस मकसद से मैंने प्रतापगढ़ में आ करके अपने ही लोगों के लिए, हम यहाँ पले बड़े हैं तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हम ज़िंदगी में कहीं सफलता की तरफ हैं तो हम हमारे अपने एरिया को क्या दे सकते हैं। जब आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होगी कि एक हॉस्पिटल खोलना है, बहुत बड़ी रिस्क होती है, क्योंकि एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदने में लोगों को पसीना आ जाता है। आपके पिताजी किसान थे, परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो नौकरी हो, तो बहुत ज़्यादा पैसे तो आपके पास होंगे नहीं। तो उस समय डर भी लग रहा होगा कि यार ऐसा नहीं हो कि इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, तमाम सारी चीज़ें भी चल रही होगी। क्या उस समय क्या माइंड से चल रहा था जब शुरुआत करने जा रहे थे? क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसा आपने बताया। जब मैंने पहली बार इस तरह का सपना देखा और अपने परिवार से डिस्कशन किया कि मैं इस तरह का कोई प्लान कर रहा हूँ जी, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि उस टाइम मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरे भाई और रिश्तेदार, उन लोगों ने उन चीज़ों को अप्रिशिएट किया। अच्छा। कि हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे और तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर मैंने ज़मीन से लेकर के प्रोजेक्ट तक सारी चीज़ें उनको बताई और परिवार की मदद से ये सब चीज़ें मैं कर पाया। और जैसा कि एक होता है परिवार में काफ़ी, जैसे आपने बताया कि एक फाइनेंशियली बहुत आगे बढ़ना, एक फाइनेंस हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ थी।
जिसमें यहाँ तक कि मैं अपने परिवार की और रिश्तेदारों की बात करूँ तो मेरे जो भी रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, उन सभी ने आगे आकर के बैंक में अपनी प्रॉपर्टियां तक रखी। अच्छा। कि ये ऐसा आमतौर पे बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि तो रिश्तेदार तो सगे संबंधी रिश्तेदार तो वो एक तरह से अलग परिवार हो जाता है ना। हाँ हाँ। उन्होंने तक बैंक में गारंटी के तौर पे अपनी प्रॉपर्टियां रखी। अच्छा। मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी और उनकी एक तरह से एक फैमिली का प्यार था। उन्होंने मेरे लिए इतना रिस्क लिया और उनको मेरे पे विश्वास था, क्योंकि उनको ये बात पता है कि हम किसान लोग हैं, अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो बात कहाँ से कहाँ जा सकती है। सही बात है। तो आप इस चीज़ में लकी रहे, क्योंकि जैसे सुनते हैं कि परिवार रिश्तेदार जो होते हैं वो टांग खिंचाई करने में लगे रहते हैं। हाँ, नहीं, इस ऊपर जगह मेरा समस्त परिवार मेरे साथ था। हाँ। जहाँ कहीं भी मैंने कहा, जहाँ कहीं भी उन जरूरत पड़ी, उन सब लोगों ने एक साथ सिग्नेचर किए और बहुत बड़ा सहयोग रहा परिवार का, और जिससे मैं ये सब कर पाया। क्योंकि अगर वहाँ अगर टांग खिंचाई हो जाती तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। अच्छा। जब शुरुआत आपने करी, हॉस्पिटल चलाया और कोविड आ गया, उसके बाद हॉस्पिटल उसके बाद बंद भी रहा, वो दौर कैसा था? क्या स्ट्रेस था या चीज़ें खराब हो रही थी? कैसा दौर था वो? शुरुआती दौर तो बहुत ही डिफिकल्टी होता है। पहली बात तो जब मैंने अपना प्रोजेक्ट लेके आया और ये करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट था, मेरा सपना था कि सब एक छत के नीचे हो। अगर मेरे 100 लोग मिलने वाले थे तो 98% ने तो उसी टाइम डायग्नोज कर दिया था कि भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल है। अच्छा। तुम गलत जगह पैसा लगा रहे हो, हाँ। गलत अमाउंट लगा रहे हो, जिस लेवल पे तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो सब गलत है। हाँ। ट्राइबल बेल्ट में तुमको आना ही नहीं चाहिए। आसपास के इतने जिले पड़े हैं, तुम वहाँ जाओ, अगर इन्वेस्ट ही करना है तो वहाँ करो। पर इसमें मेरा एक हमेशा से रहा है सिक्स सेंस कि मैं अपने मन की ही करता हूँ। सुनता सबकी हूँ, सबकी सुनता हूँ, करता मन की हूँ। और मुझे कभी डाउट नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा एक फिक्स था कि मुझे अपने ज़िले के लिए हॉस्पिटल लाना है और दिल खोल करके जितनी मेरी कैपेसिटी हो उससे ज़्यादा सुविधाएं देनी है। नतीजा कुछ भी हो, मैं तो हिम्मत करके आगे आया। जब मेरा अपना परिवार भी नतीजे भुगतने के लिए तैयार था तो फिर पीछे मुड़ने की बात ही नहीं थी। चलिए, तकरीबन आपके हॉस्पिटल को चालू हुए 6 से 7 साल होने जा रहे हैं। अभी क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं जिले में आप? हमारा हॉस्पिटल 2019 में बन के तैयार हुआ। 2020 फरवरी में हमने इसका स्टार्ट किया, इनॉग्रेशन किया। और मार्च 20 के करीब तो लॉकडाउन लग गया था। 2-4 महीने तो जो समस्त इंडिया रुक सा गया था। उस टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी महसूस हुआ, क्योंकि हमारी पूरी टीम आ चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। अच्छा, सब कुछ आ गए थे, डॉक्टर्स वगैरह आ गए, मशीनें आ गई, सब आ गया। और अचानक इनॉग्रेशन के बाद वापस से खैर लॉकडाउन था, पूरा इंडिया ही बंद था, तो हम उसी का एक पार्ट थे। काफ़ी उस टाइम हमारे लिए वो चीज़ शॉकिंग रही। और 2-3-4 महीने 6 महीने हमको लगे वापस उभरने में। अच्छा। और हमने वापस से 1 से गिनती शुरू की और उसके बाद हमने 1-2 साल चीज़ों को स्टेबलाइज किया, काफ़ी अच्छा काम किया। उस टाइम हमारे लिए एक मेन समस्या थी कि अपना ट्राइबल बेल्ट है और लोगों के पास फाइनेंशियली दिक्कत थी। इस चीज़ का हमें अंदाजा था, पर एज ए प्राइवेट सेक्टर हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। सही बात है कि हम लोगों को बेनिफिट कैसे देवें। फ्री में तो इलाज नहीं कर सकते। फ्री इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे बैंक लोन है, हमारी खुद की एक EMI है, हर महीने हमारा जितना स्टाफ है उनकी सैलरी है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, जो कि उससे फ्री इलाज के लिए आपको योजनाओं से जुड़ना पड़ता है। तो हमने फिर ये हमारा पैरेलल कैरियर प्लानिंग का हिस्सा ही होता है जब हम हॉस्पिटल खोलते हैं, कि हमें फ्री इलाज लोगों को कैसे देना है। पर उसमें 1-2 साल लगते हैं कि जब हम सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़ते हैं, जैसे कि माँ आयुष्मान योजना हो गया, RGHS योजना हो गया, इन तक आने में लेने में एक समय लगता है। उस समय तक लोगों को काफ़ी परेशानी हुई कि जो एक पैसे का फाइनेंशियली काफ़ी लोगों को भार पड़ा। पर जैसे जैसे हम योजनाओं को लेके आए, लोगों को फ्री इलाज मिलने लगा, जिसमें सबसे बड़ी योजना तो सरकार की अभी जो है वो अपना माँ आयुष्मान योजना है, जिसमें लाभार्थी जो हैं वो, जिनको 2 रुपये किलो गेहूँ मिलते हैं, जो BPL के लाभार्थी हैं वो इसके लाभार्थी होते हैं ऑटोमेटिक। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने 850 रुपये खर्च करके कोई भी परिवार इस योजना का लाभार्थी बन सकता है, ऐसी स्कीम भी है। अच्छा। तो जो लोग इस योजना के लाभार्थी हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिल रहा है, जिसका समस्त खर्चा सरकार उठाती है, जो भी इंश्योरेंस एजेंसी उठाती है। इसके अलावा समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए RGHS योजना है राजस्थान सरकार की,
इसमें भी समस्त सरकारी लोगों को जो भी इससे जुड़े हुए उनको उनके परिवारों को फ्री इलाज मिलता है समस्त पूरा। सोनोग्राफी हो पाती है अपने हॉस्पिटल में? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतापगढ़ में खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को सोनोग्राफी करवाने में। आपके हॉस्पिटल दे रहा है ये सुविधा? सोनोग्राफी की सुविधाएं हैं, 4D सोनोग्राफी अपने यहाँ होती है। इसके अलावा जैसे समस्त खून एवं पेशाब की जांचें जो होती है, सभी तरह की जांचें अपने पास होती है। अच्छा। इसके अलावा डिजिटल एक्सरे की सुविधा अपने पास है, 4D सोनोग्राफी की है, 2D इकोकार्डियोग्राफी जो है ये सिर्फ प्रतापगढ़ में अपने हॉस्पिटल में होती है, जिसमें कार्डिक पेशेंट में भी बहुत ज़रूरी जांच होती है। इसके अलावा हमारे पास 96 स्लाइस सिटी स्कैन है, काफ़ी एडवांस सिटी स्कैन है, जो कोविड में भी काफ़ी लोगों के लिए मददगार साबित हुआ। हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट पे हम काफ़ी ज़्यादा, जैसा मेरा एक सपना रहा था कि मैं मैक्सिमम हम पेशेंट का डायग्नोज कर पाएंगे तो ही पेशेंट रुक पाएंगे, सही बात। हमने काफ़ी ध्यान दिया। तो ये समस्त सुविधाएं हमारे पास एक छत के नीचे उपलब्ध है। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ कह लीजिए कि जो हमारे प्रतापगढ़ में सुविधा नहीं है, MRI की बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा कोई प्लान है आने वाले समय में एसएल हॉस्पिटल में हम MRI की जांच वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है? MRI प्रतापगढ़ हॉस्पिटल या प्रतापगढ़ पूरे ज़िले में ही MRI मशीन नहीं है। इसके चलते हमें भी काफ़ी मरीजों का इलाज करने में जो समस्या आ रही थी, उसके चलते हमने इसी महीने MRI मशीन इंस्टॉल करवाई है। अच्छा। और हमें अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, हमारा कागजी कार्रवाई पूरी होते ही MRI की सुविधा भी एसएल हॉस्पिटल प्रतापगढ़ में इस मंथ में, अगले मंथ से चालू हो जाएगी। MRI शुरू हो जाएगी? MRI शुरू हो जाएगी। मुझे थोड़ा ये बताइए, MRI क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ कि पूरे जिले में ही MRI मशीन नहीं, या फिर कहीं पर MRI की सुविधा ही नहीं है? वैसे एज ए प्राइवेट सेक्टर अगर मैं बात करूं तो शुरू से अपना जिला छोटा रहा है और अफोर्डेबल नहीं रहा है। यहाँ कोई भी आदमी इन्वेस्ट करने से पहले कतराता इसीलिए है कि उसको उसका रिटर्न नहीं मिल पाता है। रिटर्न क्या मिलेगा उसको नहीं पता होता है। MRI मशीन की स्टार्टिंग कॉस्ट अगर आप नई मशीन लेने जाओ तो उसका 6 से 6.5 करोड़ की स्टार्टिंग रेट, अगर आप नई मशीन लेते हो 6.5 करोड़ रुपए, 6.5 करोड़ रुपए की MRI मशीन आती है। अब आप मान के चलो उसको मेंटेन करने के लिए पर मंथ कितना इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए एक तो ऑल ओवर इंडिया में MRI की कॉस्ट जो है वो 5,000 से लेकर 10,000 के बीच होती है। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी महंगा होता है MRI। उस अपने आप में मशीन महंगी है, उसकी मेंटेनेंस महंगा है, इस कारण से बहुत सारे लोग इसको नहीं लगाते हैं। और यही बड़ा कारण उसका मेंटेनेंस और उसकी कॉस्ट ही है। फिर भी हम आप क्यों ले रहे हैं, इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रहे हैं? रिस्क तो मैंने शुरू से लिए। हमने जब हमारे पूरे प्रतापगढ़ जिले में हमारे डेंगू के पेशेंट बाहर रेफर होते थे। आपको अगर पता हो तो कई सालों से जब बारिश का सीज़न आता है, आपके डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया ये सब स्टार्ट होता है और जब प्लेटलेट डाउन होते हैं तो उनसे प्लेटलेट नहीं चढ़ने के कारण हमारे पूरे जिले के मरीज यहाँ से उदयपुर रेफर होते थे, अन्यत्र जाते थे। तब हमने फैसला लिया कि हम ब्लड बैंक लगाएंगे। अच्छा। और विथ जिसमें प्लेटलेट की सुविधा हो। तो ये आज से 4 साल पहले हमने ब्लड बैंक लगाया, जिससे कि हमारे डेंगू मरीजों को या जिनके प्लेटलेट कम है उनको जिले से बाहर नहीं जाना पड़े। वो भी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट था, हिम्मत करके लगाया हमने। उसका क्या रिटर्न मिलेगा मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ। फिर अभी मैंने देखा मेरे MRI के मरीज जो है वो बाहर जा रहे हैं, किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी के लकवा हो गया, किसी के कोई साइटी का हो गया, बहुत सारी ऐसी तकलीफ होती है जिसमें डॉक्टर लिखता है कि आपको MRI करानी अनिवार्य है, इसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। सही बात है। उन मरीजों को बाहर जाना ही रहा। अब चूंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल हमने खोला है, इतनी हिम्मत करके हम सामने आए हैं, और चूंकि अभी तक का सफ़र हमारा इतना अच्छा रहा है और लोगों ने भी हमें सपोर्ट दिया है, तो मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि मैं आगे के लिए लोगों को जो जो ज़रूरी होता है वो सब संसाधन मैं उनको एसएल हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाऊँ। और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में? अभी हमने डायलिसिस भी चालू किया है। इस मंथ से हमारा डायलिसिस यूनिट भी चालू हो गई है। और RGHS और आयुष्मान योजना में डायलिसिस फ्री होगा सभी मरीजों का। अच्छा, ये उपलब्ध है ना? ये उपलब्ध है। अच्छा, फ्री हो जाएगा? फ्री। अमूमन कितना चार्ज लगता है इस चीज़ का? उसका कुछ मतलब 1,000 रुपये से लेकर 1,500 के बीच कुछ इसका चार्ज होता है। और पर इसमें जो अगर योजना का लाभार्थी है तो उसमें सरकार वो खर्चा उठाती है। हॉस्पिटल का जो भी टाइप होता है उसके अनुसार वो सरकार हॉस्पिटल को पेमेंट करती है, जो भी इंश्योरेंस एजेंसी होती है वो पेमेंट करती है। आम जनता का जो फ्री होता है। अच्छा, डायलिसिस में क्या होता है, थोड़ा सा वो बताइए, क्यों करवाना पड़ता है, क्या समस्या? बेसिकली किडनी के मरीज होते हैं जिनका किडनी काम नहीं कर रही होती है, जिनका क्रिएटिनिन और यूरिया काफ़ी बढ़ जाता है। और जब डॉक्टर ये डिसाइड कर लेता है कि पेशेंट क्रोनिक किडनी फेलियर में जा चुका है और अब किडनी काम नहीं करेगी, तो उससे डायलिसिस से ही उसकी खून की सफाई की जाती है। और कितने समय में करवाना होता है ये?
ये उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर निर्भर करता है। किसी किसी को हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, 3 बार, या अच्छा, हफ्ते में 3-4 बार मरीज की कंडीशन पे। अगर ओके। मरीज के खून के जो पैरामीटर है वो ठीक नहीं है, क्रिएट काफ़ी ज़्यादा है, पोटेशियम वगैरह काफ़ी बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में किया जाता है। हर मरीज पे अलग अलग होता है। चलिए, थोड़ा सा मुश्किल सवाल सर, आपके हॉस्पिटल के ऊपर भी कई बार आरोप लगते हैं कि आपका हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा बिल बना देता है, या तमाम सारी चीज़ें आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर भी लगते रहते हैं, इससे आप भी अछूते नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्यों लगे ऐसे आरोप? नहीं, देखिए सही बात है। अभी हमने जो डिस्कशन किया उसी का एक पार्ट है। हम्म, हर इलाज की अपनी एक कॉस्ट है। ठीक है। एज ए प्राइवेट सेक्टर हमने अगर इलाज किया है तो वो बिल किसी को तो पे करना है। हाँ। अब अगर योजना का लाभार्थी है तो वो बिल वहाँ से पेमेंट होता है, हम्म, चाहे कोई भी सरकारी योजना है वहाँ से पेमेंट होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, कोई भी SBI है, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ से पेमेंट होता है। अब कोई आदमी हमारे पास प्राइवेट इलाज लेने के लिए आया और योजना का लाभार्थी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके इलाज के दौरान जो खर्चा होगा वो उसी आदमी को या परिवार को उठाना होता है। तो अब हर आदमी के फैमिली स्टेटस के अकॉर्डिंग वो अमाउंट अलग अलग तरह की मान्यता है। किसी के लिए वो लूटपाट है, किसी के लिए ठीक है कि ये इतना बिल कुछ खास नहीं है, किसी के लिए गरीब परिवार है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई कि साहब ये तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा बिल बन गया। बिल हर मरीज के लिए, मतलब कि जो सर्विस चार्ज है वो फिक्स है। हाँ। भाई आपकी CBC कितने में होगी, RFT कितने में होगी, LFT कितने में होगी, CT स्कैन कितने में होगा, ये सब डिस्प्ले कर रखा है हम लोगों ने, ताकि कहीं पे भी हमारा बेड चार्ज कितना है, ICU चार्ज कितना है, सब कुछ डिस्प्ले कर रखा है, दीवारों पे लिखा हुआ है। हाँ। उसी के अकॉर्डिंग बिल बनता है। पर एज पर कि किसको क्या बीमारी है, किसके कितनी जांचें हुई है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बिल बनते हैं। तो वो 5,000-1,500 रुपये भी हो सकते हैं, और 15-20,000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये तय होता है कि भाई मेरा इतना पैसा लग गया तो हॉस्पिटल ने ठीक नहीं किया है। और इस विषय में मेरा ये कहना है कि हम तो इन चीज़ों में सुधार कर ही रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सरकारी योजनाओं से हम जुड़े हैं। समस्त हेल्थ इंश्योरेंस जितने भी भारत देश में काम कर रहे हैं, मैं उनसे सबसे जुड़ना चाहता हूँ कि लोग मेरे हॉस्पिटल में आए और अपना एक कार्ड सामने रखें कि साहब मैं इस कार्ड का लाभार्थी हूँ और मैं इसका फ्री में इलाज करके दूँ। ये मेरी इच्छा है। हाँ। और आने वाले सालों में मैंने और मेरी टीम ने इसी पे काम करना है कि हम कैशलेस कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कैशलेस मतलब कि सभी आम जनता को जागरूक करना कि आप हेल्थ इंश्योरेंस का उपयोग करो। आप हेल्थ इंश्योरेंस का उपयोग नहीं करोगे तो एसएल की बात छोड़िए, आप ऑल इंडिया कहीं भी जाओगे, जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराओगे तो एक चार्ज लगेगा। चलिए, अब बार बार हेल्थ इंश्योरेंस और तमाम सारी योजनाएं जो उनकी बात कर रहे हैं, मुझे बताइए, जैसे कि मेरे पास वो योजना है, मैं हॉस्पिटल आता हूँ और मेरे को मतलब जल्दी इलाज की ज़रूरत है, तो वो पूरा प्रोसीजर होने में समय लगेगा या मेरा इलाज शुरू हो जाएगा तुरंत ही, कैसे क्या रहता है? देखिए, ये सरकारी चीज़ों में होता है कि आपका अप्रूवल आने में समय लगता है। हाँ। हमने अप्लाई किया, वहाँ से अप्रूवल आता है, वो एक अलग प्रोसेस है। हाँ। वो एक अलग टीम देखती है पूरा। अच्छा। ना, वो नॉन मेडिको जो हमारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ और वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा एज ए मेडिकल डॉक्टर और एज ए नर्सिंग स्टाफ, हमारी टीम उस मरीज पे काम चालू कर देती है आते ही। अच्छा। उसकी फाइल कब बनेगी कब नहीं बनेगी ये सेकेंडरी है। नहीं, वैसा तो नहीं होता कि ये साइन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा सब आरोप और प्रत्यारोप की बातें हैं। हाँ। हमारे हॉस्पिटल में आते ही इलाज चालू। अच्छा। मतलब कि एडमिशन 2 घंटे बाद हो या 10 घंटे बाद हो या 15 घंटे बाद हो, आते ही इलाज चालू। हमने हमारी पूरी टीम को फ्री हैंड दे रखा है। अच्छा। इलाज चालू नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। इलाज करना ही आपको, चाहे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं बिल पे सिग्नेचर करूंगा कि ये फ्री है। ओके। बाकी ऐसा कभी कुछ हुआ है? रात दिन हाँ। अपना एरिया ही ऐसा है कि एक तो एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा आते हैं। रात को कोई कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी को उठा लाया। अब कोई किसी को नहीं जानता है, गुड फेथ में रोड से लेके आ गया, साहब इसका एक्सीडेंट हो गया था, ये पड़ा हुआ था, मैं आपके यहाँ लेके आ गया। सही बात है। तो ऐसे हालात में एक व्यवस्था तो रखनी पड़ेगी ना। हाँ। कि हमारा हॉस्पिटल उसके लिए क्या करेगा, क्या कर सकता है। तो हमारे हॉस्पिटल में ये हमने एक जवाबदेही तय कर रखी है कि अगर किसी भी तरह का ऐसा अननोन पेशेंट होता है जिसके साथ कोई नहीं है, उसको पूरा इलाज फ्री मिलना चाहिए। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, हम 2-4 घंटे उसका एक्सरे वगैरह भी करते हैं, उसको पूरा इलाज देते हैं। उसके बाद में भी अगर हम परिवार से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो जो अगला प्रोसेस होता है कि हमें उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ के आना या MLC नोट करवाना, वो करवाते हैं। और वो पूरा इलाज हॉस्पिटल की तरफ से फ्री होता है। आगे क्या सोचते हैं, क्या विज़न है आगे आने वाले टाइम के लिए एसएल हॉस्पिटल का, आपका? मेरा हमेशा से रहा कि मैं अपने चिकित्सा क्षेत्र को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, इसी में जीता हूँ हमेशा। और मैं बहुत गंभीरता से सभी चीज़ों को नोटिस करता हूँ कि अभी भी आज की तारीख में हमारे ज़िले में सरकारी हॉस्पिटल से लेकर के प्राइवेट तक क्या क्या चीज़ें नहीं हो पा रही है, किन चीज़ों के लिए लोगों को
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज की तारीख में भी किन किन डिपार्टमेंट में मरीजों को ज़्यादा बाहर की तरफ जाना पड़ रहा है। हाँ। ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, यूरोलॉजी डायलिसिस वगैरह जो अपन बात करते हैं, यूरोलॉजिस्ट की, नेफ्रोलॉजिस्ट की, वो डिपार्टमेंट हो गए। हमारा ये मकसद है कि आने वाले समय में हम न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी ये प्रतापगढ़ में चालू करें। अच्छा। तो बहुत जल्द हमारे टारगेट है कि साल 2 साल के अंदर सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, खास तौर पे जो ये मेन डिपार्टमेंट है, इनकी शुरुआत हम एसएल हॉस्पिटल में करें। ये ऐसा हमारा विज़न है। और दूसरा ये कि जैसा मैंने अभी बताया है कि योजनाओं का लाभ हम उस अंतिम व्यक्ति तक देवें जो गांव खेड़े में कहीं जागरूक नहीं है, उसको जागरूक करें, उसको हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं के बारे में बताएं। और हम चाहते हैं कि जो भी सरकार की और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो सरकार चाहती है कि धरातल पे योजनाओं का इफेक्ट दिखे, लोगों को लाभ मिले, तो एसएल हॉस्पिटल हमेशा उसका हिस्सा बने और हम समस्त ऐसी जन कल्याण योजनाओं का हिस्सा बने, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलें और एक अंतिम व्यक्ति जो ग्रामीण परिवेश में, गांव खेड़े में इलाज से वंचित है, उसको इलाज मिले। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा वो मैं करूँगा और कैशलेस इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले, लोगों का खर्चा नहीं हो, ऐसा मेरा सपना है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले 2, 4, 5 साल में मैं इस चीज़ को अच्छे से कर पाऊँ, ऐसी मेरी इच्छा है। चलिए, तो ये एसएल हॉस्पिटल के डायरेक्टर राकेश जी पाटीदार थे, जिनसे तमाम मुद्दों पर या कह लीजिए कि एक अवेयरनेस के लिए भी बातचीत करी, क्योंकि ये क्षेत्र के जानकार हैं और हमारा ज़िला या हमारा क्षेत्र क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा सा भी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो मैं चाहता था कि इन चीज़ों के बारे में बात करी जाए और आप तक जानकारियाँ पहुंचाई जाए। सर से बात करके मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ में आई, या कह लीजिए कि जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा लगी, वो है आप अपना बीमा ज़रूर करवाइए। स्वास्थ्य सुविधाएँ अगर आप चाहते हैं कि अच्छी मिले, अच्छे हॉस्पिटल में जाएँ और आपका जो पैसा है वो ना लगे या फिर आपका इलाज जो है फ्री में हो जाए, तो उसके लिए कई सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं आप। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा सकते, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, बस थोड़ी सी आपकी अवेयरनेस लगेगी। आप अगर सचेत रहेंगे तो आपको जो उस समय आपका लंबा बिल या मोटा बिल कह सकते हैं आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने के बाद आपका लगता है, और फिर जो द्वंद्व की स्थिति में आप रहते हैं, आपको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ये भी सर ने बताया कि भाई हर चीज़ें उसकी कॉस्ट ज़रूर लगेगी। आपका अगर इलाज कर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छी सुविधाएं दे रहे, तो उसका तो वो पैसा तो वसूल करेंगे, लेकिन अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो उसका भी समाधान सर ने बता ही दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है इस पूरे पॉडकास्ट के बारे में, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। धन्यवाद।